हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपनी मेहनत को सफल बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ टॉप क्वेश्चन सीरीज का सेट नंबर 4। इसके पहले मैंने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 उसको मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, और ऊपर जो आई का बटन आ रहा है वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं आज के अपने सेट नंबर 4 पर। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मेहनत करोगे, उतना ही सफलता मिलने का चांस रहेगा और आप सफल हो जाओगे। याद रखना मेरी ये बात कि बिना प्रैक्टिस के सब कुछ बेकार है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो सारा का सारा ज्ञान धरा रह जाएगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे अपने पेपर के टाइम पे। ठीक है, इसलिए हम लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप जब क्वेश्चन देखोगे तो खुद ही समझ में आएगा कि आप को जो बताया जा रहा है बिल्कुल जेन्युइन है और यही सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये अपना पहला क्वेश्चन है आज का, और आपको 37 दिख रहा होगा, तो ये इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 37। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी, ये हमको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है। सबसे पहले 15 विद्यार्थियों की औसत आयु देख लेंगे हम लोग कि कितना है। यहाँ पे लिख लेंगे 15 विद्यार्थियों की औसत आयु। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सब जो मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। हो सकता है कि कोई ऐसा भी बंदा देख रहा हो जिसको ये ना आता हो या पहली बार पढ़ रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मुझे लिख लिख के समझाना पड़ रहा है। पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसको कर सकते हो। मैं अभी बता दूंगा कि कैसे इसको करना है। तो 15 विद्यार्थियों की औसत आयु हमको दे के रखा है 15 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ हो गया 15 वर्ष। ठीक है ना। तो अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग। अब 15 इंटू 15 कर लेंगे। 15 विद्यार्थियों का 15 वर्ष औसत आयु है, तो टोटल कितना हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, 15 गुणे 15 225, 225 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। अब 5 विद्यार्थियों का अलग से दे के रखा है। ठीक है, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 14 वर्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 गुणे 14 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है, बस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है। 15 गुणे 15 लिखना है, 5 गुणे 4 14 लिखना है। आपको ये सब चीजें नहीं लिखनी है, पर मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो जिसको नहीं आता है या जिसने पहली बार पढ़ा है वो समझ में उसको अच्छे से आ जाए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष दिया गया है। ठीक है, अगर एक बच्चे का 16 वर्ष है तो 9 बच्चे का कितना हो जाएगा, 9 गुणे 16 कितना हो जाएगा 144। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हमको सबका पता चल गया। अभी एक बच्चा बचा हुआ है। देखिए टोटल तो 15 बच्चे हैं, जिसमें से 9 और 5 14 बच्चों का हमको पता चल गया। एक बच्चा छूट गया, तो उसी का हमको निकालना है। ठीक है ना, तो एक बच्चे की उम्र कैसे निकलेगा, एक विद्यार्थी या 15वां विद्यार्थी जो है, ठीक है, उसका हमको निकालना है। सॉरी, यहाँ विद्यार्थी होगा सिर्फ। एक विद्यार्थी की आयु, एक विद्यार्थी की आयु की क्या हो जाएगी। यहां पर देखिए ये है टोटल 225, और यहां हमको क्या मिला है 14 बच्चों का। दोनों को जोड़ लेंगे, किसको किसको, एक 70 को और 144 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 4, 1 और कितना हो जाएगा 2।
214, ठीक है। अब ये टोटल आया 214 और ये तो 14 बच्चों का है और एक है 15। तो अब जब हमको 15वें बच्चे का आयु निकालनी होगी तो क्या करेंगे? 225 तो 15 बच्चे टोटल है और इसमें से 14 बच्चों का उम्र जो है वो घटा देंगे, तो एक बच्चे का कितना आ जाएगा? 225 में से जब 214 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 11 वर्ष, ठीक है। और ये 11 वर्ष जो है यही 15वें बच्चे की उम्र होगी, ठीक है दोस्तों। 15वें बच्चे की उम्र होगी 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा एकदम। कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें क्या था कि 15 बच्चों का औसत आयु 15 वर्ष, इसका मतलब 15 एक का 15 है तो 15 का 225 वर्ष, ठीक है ना। उसके बाद आगे 5 विद्यार्थियों की औसत आयु, तो 5 विद्यार्थी का औसत आयु 14 वर्ष है, तो 14 गुणे 5 किया 70 आ गया। फिर 9 विद्यार्थी का दिया गया है 16 वर्ष, तो 16 गुणे 9 किया तो 144 आ गया। अब हमको 9 और 5 विद्यार्थी जो दिया गया है इसका मतलब 14 विद्यार्थियों का दे दिया गया अलग से, तो 14 विद्यार्थियों का 214 आ रहा है जोड़ने पर, और टोटल 15 का 225 दिया है, तो 225 में से 214 घटा देंगे तो 15वें बच्चे का उम्र निकल जाएगा और वो कितना आया? 11 वर्ष। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, या इसमें 38 लिखा हुआ है, ठीक है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। अब ये हमको बताना है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो यहां पर समचतुर्भुज कौन सा होता है? जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है ना। दो भुजाएं समान होती हैं, कोई भी दो भुजाएं समान होगी तो समचतुर्भुज हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकर्ण क्या होता है? मान लो ये एक समचतुर्भुज है तो इसमें ये एक विकर्ण होगा और एक विकर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मान लो D1 और ये हो गया D2, तो दो विकर्ण है हमारे पास D1 और D2। तो यहाँ पे एक विकर्ण की लंबाई दे रखा है इसने 25 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको निकालनी है। तो यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 1/2 D1 गुणे D2, ठीक है दोस्तों। अब क्षेत्रफल कितना दिया है अपना? 500। इसके बाद यहां रहेगा 1/2। D1 का मान हमको पता है 25 और D2 हमको निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से 25 एक कम 25, यहां से हो जाएगा 25 दूना 50, 20 आ गया। अब यहां पर 20 बराबर D2/2 हो जाएगा। अब यहां से तिरछा मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? 20 दूना 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये अपना है अगला आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। D2 का मान हम लोगों ने निकाल लिया 40 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 40 में है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज की बात हो रहा है। तो समबाहु त्रिभुज हमको पता है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो माना ये है समबाहु त्रिभुज और ये सभी क्या हैं? 4-4 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। ये हो गई अपनी 4-4 सेंटीमीटर की। उसके बाद इसमें दिया गया है हमको ये हाइट निकालनी है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। ये तो यहां से हम लोग समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई देखेंगे क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, इसका फार्मूला होता है √3/2 √3/2 गुणे भुजा। बस ये याद रखना है। अगर त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है तो
त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुणे भुजा, ये सूत्र याद रखना है। तो यहाँ पर √3/2, भुजा क्या है अपना 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सब जगह यही है। तो 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ फिर क्या बचा 2√3 सेंटीमीटर। तो 2√3 सेंटीमीटर ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो इतना छोटा सा सवाल था, बस हमको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, हाइट नापने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है। एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया। ये आंकड़े हैं, इसकी माध्यिका हमको निकालनी है, माध्यिका। ठीक है दोस्तों, तो आंकड़े आप देख रहे हैं सामने, 5, 12, 6, 8, 5, 6, 7, 5, 12, 4 और 1। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो आंकड़े दिए हैं उसको आरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, आरोही क्रम, जिसको कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है 1, उसके बाद यहाँ पर कौन सा है दूसरा 4, उसके बाद है 5, और 5 कितनी बार है दोस्तों, 3 बार है। ठीक है, उसके बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या लिखेंगे 7, 7 के बाद क्या लिखेंगे 8, और उसके बाद 2 बार 12 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होता है, माध्यिका, इसको हम x बार से दिखाते हैं, x के ऊपर ये बार लगा देते हैं। तो ये होता है n+1/2 पद। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो n क्या होता है, यहाँ पर n होता है ये जितने भी यहाँ लिखे, जैसे 1, 4, 5, 5, 5, इसको गिन लेंगे, यही होगा n का मान। तो यहाँ पर कितना n है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो n बराबर कितना है 10। तो यहाँ पर रखेंगे, क्या हो जाएगा 10+1/2। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ छूट गया, 2 बार 6 रहेगा। ठीक है, यहाँ एक बार मैंने 6 लिखा है, एक बार और 6 रहेगा ऐसे। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 11, 11 बार। n बराबर कितना हो जाएगा 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो 11+1 कितना हो जाएगा 12/2, कट के आ जाएगा 6वां पद। ठीक है दोस्तों, तो छठवां पद कौन सा है, यहाँ पर गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, ये होगा 5 और ये होगा 6। ये तो आंसर कितना आएगा 6। आंसर नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो ये माध्यिका निकालने के लिए बहुत पूछा जाता है, तो ये सूत्र है माध्यिका निकालने का, आसान सा सूत्र है, उसको आप याद रखिएगा और माध्यिका निकाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन 100% आएगा, क्वेश्चन में माध्यिका या बहुलक या मोड निकालने के लिए बहुत आता है, तो इसको आप ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से जरूर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें लिखा है यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो माना यहां पर लिखेंगे त्रिभुज, माना त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, परिमाप कितना है, हमको नहीं पता परिमाप क्या है, ये हमको निकालना है। तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं। तो यहां पर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या है, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात
क्या दिया है, माना कि यहाँ पर देखिए 3:4:5 दिया गया, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे कि परिमाप क्या है, इसको x में मान लेंगे, माना 3x 4x और 5x है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर x ऐड कर देंगे हम अपनी तरफ से, x का गुणा कर देंगे सब में, ठीक है। जहाँ 3:4:5 था, वहाँ 3:4:5 कर दिया हमने। तो जब x का मान निकाल लेंगे उसके बाद इसमें हम रख देंगे तो हमारा भुजा निकल जाएगा। यहाँ पर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 216 वर्ग सेंटीमीटर, 216 वर्ग सेंटीमीटर। अब 216 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पर देखिए 3 4 5 दिया गया है। तो आप पाइथागोरस त्रिक जानते होंगे, पाइथागोरस त्रिक। तो ये सबसे पहला त्रिक होता है 3 4 5, और ये क्या दर्शाता है, ये समकोण त्रिभुज दर्शाता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो ये है समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये भुजा होती है 5 और ये 3 ये 4 हो जाती है, ठीक है। तो 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज दिखाती है। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फार्मूला लगा देंगे हम, क्योंकि हमको पता चल गया कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे हाइट इंटू बेस, ठीक है। 1/2 गुणे हाइट इंटू बेस या ऊंचाई गुणे आधार, आधार और ऊंचाई का गुणा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आधार और ऊंचाई का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमको पता है 216 है, 1/2 गुणे, यहाँ से 3 और 4 ये अपना आधार है और ये ऊंचाई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुणे 4, लेकिन हमने इसको क्या माना है 3x और 4x, तो यहाँ लिख लेंगे 3x गुणे 4x। 2 से ये कटेगा 2 बार में, तो 3 दूनी 6x² हो जाएगा। तो 216 बराबर 6x² हो जाएगा। तो यहाँ से x² बराबर क्या होगा 216/6, और ये कटेगा कितनी बार में कटेगा, 6 3 18, 3 6 4 36, तो 36 आ गया। इसका मतलब x² बराबर 36 आया। तो x बराबर कितना होगा, √36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाता है, ठीक है। किसी भी संख्या के ऊपर से अगर मान लो यहाँ x है या कोई संख्या है, जब एक जगह से स्क्वायर हटता है तो दूसरी जगह वो रूट लग जाता है, ठीक है, ये याद रखना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये √36 है तो इसका मान ±6 आता है, 6 सेंटीमीटर। लेकिन माइनस यहाँ पर इसलिए हम नहीं लेंगे क्योंकि दूरी, लंबाई, ऊंचाई और एज, उम्र, ये सब माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, हम प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो x बराबर आया 6 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिभुज का परिमाप निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, मान लो यही त्रिभुज है तो परिमाप क्या होता है, यहाँ से हमने नापना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक नापा, फिर यहाँ से यहाँ तक नापा और फिर वापस यहाँ तक आ गए। मतलब पूरे स्ट्रक्चर को जब हम नाप लेंगे तो वही परिमाप होता है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देना होगा। तो त्रिभुज का परिमाप, देखिए आपको इस पे बड़ा दिख रहा है पर ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ और एक छोटी चीज जो है आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, पर ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हो 3x/4x/5x लिखने के बाद सीधा आप समझ जाओगे कि ये त्रिक है, ठीक है। और जब ये पाइथागोरस त्रिक है तो समकोण त्रिभुज ही होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही काम करता है। तो 1/2 आधार ऊंचाई करके तुरंत निकाल के x का मान निकालोगे। अब परिमाप हमको पता है कि सबको जोड़ने पर ही होता है, तो परिमाप क्या होगा, यहाँ पर 3x + 4x और प्लस 5x सबको जोड़ देंगे, यही परिमाप हो जाएगा। तो 3 × 6 x का मान रख देंगे, 3 × 6 + 4 × 6 प्लस 5 × 6, तो 6 3 18 प्लस 6 4 24 प्लस 5 6 30, इतना आ गया।
अब सबको जोड़ देंगे तो 30, 20, 50 और 10, 60 और 8, 4, 12, 60, 10, 70 तो 72। ठीक है, यहाँ कितना आंसर आया? 72 सेंटीमीटर। ये है त्रिभुज का परिमाप। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 520 है और उनका महत्तम समापवर्त 4 है। यदि इनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एलसीएम एचसीएफ से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है। एलसीएम क्या दिया गया है? 520। ठीक है, एलसीएम 520 और एचसीएफ दिया गया है 4। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको मासा कहा जाता है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको लासा कहा जाता है। ठीक है, और इसमें से पहली संख्या 52 दिया है और हमको दूसरी संख्या निकालनी है कि क्या होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये होता है फार्मूला और इससे हमको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान फार्मूला है। तो इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ करना है। पहली संख्या हमको पता है 52 है। ठीक है, और एलसीएम कितना है? 520, एचसीएफ 4। तो यहां से दूसरी संख्या निकल जाएगी 520 गुणे 4 बटे 52। तो 52 एकम 52, ये कट जाएगा, यहाँ 0 उतर जाएगा 10। ठीक है, 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो दूसरा संख्या कौन सा हुआ? 40। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, मस्त क्वेश्चन है। एक नंबर आपके तुरंत बन जाएंगे और आसानी से, आपको समय भी नहीं लगेगा और आसानी से कर लेंगे और आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण जिसको कहा जाता है। इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है सिंप्लीफिकेशन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमको क्वेश्चन दिया गया है। ये अंडर रूट है 15,612 प्लस रूट के अंदर रूट लगा है। देखिए यहाँ पर लिखा है 154 प्लस, अब यहाँ पर एक रूट और लगा है और यहाँ लिखा है 225। इसका मान निकालना है। तो हम लोग इसको इधर से इधर की तरफ नहीं सॉल्व करेंगे, रॉन्ग है, ये गलत हो जाएगा। हमको हमेशा इस साइड से इधर सॉल्व करते हुए चलना है। ये अपना करेक्ट जो है सही रास्ता है ये। ठीक है ना, करेक्ट मेथड यही है कि हम लोग हमेशा चलें लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है ना, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलना है हमको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अंडर रूट 225 क्या होता है। ये तो 15 का स्क्वायर होता है, पता है ना, 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसका मतलब जब ये रूट हटेगा तो कितना बचेगा? बचेगा अपना 15। ठीक है, तो इसको उतार लेंगे। 15,612 प्लस अंडर रूट में 154 प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब जब ये सॉल्व हुआ तो यहां से क्या आया? 15 आया। ठीक है, अब ये 15 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15,612 प्लस अंडर रूट 100, ये जुड़ जाएगा तो 5 4 9, 5 4 9 और 5 1 6 और 1 169 हो जाएगा। अब हमको पता है कि 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का होता है। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे? 13 लिख देंगे हम। तो ये हो गया अपना, और प्लस यहाँ पर अब लिखेंगे 13। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, 13 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 169। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब ये इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 2 5, एक और एक 2,
5 2 6 5 1, 15,625। ठीक है दोस्तों, अब ये 15,625 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 15,625, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे। 25 कहाँ से आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है ना। तो 25 हमेशा 5 का स्क्वायर होता है, 5 बचे 25, और कहीं नहीं आएगा ये, तो 5 तो फिक्स हो गया। अब यहाँ बचा 156, ये किसके किसके बीच में आ सकता है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, तो 12 और 13 के बीच में आएगा। 12 और 13 के बीच में ये पड़ेगा ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 144 और 169 के बीच में ही कहीं 156 आएगा ना। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि किसके करीब आया है ये, ठीक है, किसके करीब है ये। तो यहां से देखेंगे हम कि 144 के नजदीक है 156, 169 से दूर है, ठीक है। तो इसलिए यहां से 12 कंसीडर करेंगे और ये यहां 12 लिख देंगे। तो टोटल संख्या कितनी आई 125। इसका मतलब क्या है कि 125 स्क्वायर रूट होगा 15,625 का। तो यहाँ पर 125 जो है ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो मैंने तरीका बताया ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है, आप इसको अच्छे से सीख लीजिए, आपके काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये क्वेश्चन या इसके पहले वाला कोई भी क्वेश्चन आपको कम समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, उसके बाद फिर से देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत, अगर किसी का औसत निकालना है कोई भी चीज हो तो क्या उसका क्या फार्मूला होता है, सभी संख्याओं का जोड़ प्लस कुल संख्या, ऐसे लिखेंगे कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, सभी संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या, ये हमारा सही जो है सही फार्मूला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुल संख्या क्या है, एक है, यहां से लिखता हूं n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 प्लस n+5। देखिए मैंने सभी संख्याओं को जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं गिनूंगा कि टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या है, 6 से भाग दे दूंगा। तो देखिए यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, 6n, क्योंकि 6 बार n है तो जुड़ जाएगा तो 6n हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हो गया 6n प्लस 5 4 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो 6n प्लस 15 बटे 6। ठीक है दोस्तों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6n बटे 6 प्लस 15 बटे 6, इस तरह से अलग अलग करके लिख सकते हैं। यहाँ 6 से 6 कटेगा, यहाँ से 3 दूना 6, 3 5 15, तो आंसर यहाँ क्या बचा, सिर्फ n। तो n प्लस आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 5 बटे 2 बचा, तो n प्लस 5/2 ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप समझ गए होंगे औसत कैसे निकालना है हमको। तो यहाँ जो n+1 लिखा है इसकी जगह हमको संख्या भी दे रखी हो सकती है, जैसे कि 3 10 15 18 25 कुछ भी लिखा होगा। जितनी भी संख्याएं लिखी होंगी सबको जोड़ने के बाद टोटल कितनी संख्याएं हैं उसको हमको लिख देना है, वही हो जाएगा अपना औसत। ठीक है दोस्तों, एवरेज जिसको कहा जाता है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है एवरेज से एक क्वेश्चन जरूर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन होता है। ठीक है, पूर्ण घन पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हमको क्या करना है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि घन का मतलब अंडर क्यूब रूट 512। ठीक है, ये है क्यूब रूट 512, इसको हमको सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर जोड़ दें या गुणा कर दें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो 512 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पचे 10 और 2 छक 12। ठीक है,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 64 बार जाएगा। 2 छक 12, 2 चौके 8। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको 8 से काटते हैं तो 8 अठाई 64, और फिर 8 से काटते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर घन है, क्यूब है, तो यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बनेगा इसका, और यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 8 गुना 8 गुना 8। ठीक है, इतना आया। तो यहां से देखिए जब मैं इसका पेयर बनाऊंगा 3 3 का, तो इसका तो पूरा पेयर बन गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 बार 8 है तो 2 बार 8 कर दिया। ठीक है ना, एक 8 कम पड़ रहा था तो एक 8 मैंने अपनी तरफ से गुणा कर दिया ये वाला, क्योंकि देखिए यहाँ 3 बार 2 है और 2 बार 8 है, तो 3 बार 2 इसका एक पेयर तो बन गया, यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 बार अगर 8 होता तो इसका भी एक पेयर बन जाता, पर यहाँ 2 बार ही 8 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक 8 की कमी है ना, एक 8 की, तो एक 8 की कमी है। इसका मतलब है कि अगर 512 में 8 से और गुणा कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, पूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए 2 2 का तो एक पेयर बन गया, पर 8 का पेयर नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ पर एक 8 कम है। एक 8 कम है, इसका मतलब क्या है, एक 8 का और गुणा अगर हो जाता है इस पूरी संख्या में तो ये पूर्ण घन बन जाता। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि वही पूछ रहा है कि किस संख्या से गुणा करें कि वो पूर्ण घन बन जाए। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता ही रहता है बार बार। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला नोट कर लो, M1 B1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है दोस्तों, अब ये है क्या, देखिए M मतलब मैन का मतलब आदमी, कितने आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, D मतलब डे क्या होता है, दिन, कितने दिन काम कर रहे हैं यहां पर लिखेंगे। और H मतलब घंटा, कितने घंटे, हावर लिखा है, कितने घंटे काम करते हैं। और W फॉर वर्क, कितना वर्क करते हैं। ठीक है ना, और सेम टू सेम यही चीज यहाँ पर भी है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखा है, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। तो M बराबर कितना दिया गया है, 36, और दिन कितना दिया गया है, 18। ठीक है, और वर्क, काम कितना दिया गया है, एक काम को। ठीक है ना, यहाँ लिखा है ना, एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। तो 36 मैन किसी 18 दिन में एक काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें घंटा नहीं दिया इसलिए उसको छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरी तरफ देखिए, यहाँ से लिखा है कि 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब आदमी 27 है और हमको दिन बताना है कितने दिन में पूरा करेंगे, काम वही है। ठीक है, इससे ये कट गया। अब देखिए ये हो गया 9 तिरिक 27, 9 चौके 36, 3 एकम 3, 3 छक 18। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बचा डी और यहाँ पर क्या बचा, 6 चौके 24। ठीक है, इसका मतलब 24 दिन में 27 व्यक्ति उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर देंगे। देखा आपने कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। जब भी व्यक्ति, औरत, महिला, ये सब क्वेश्चन आए ना कि 4 व्यक्ति 5 महिलाएं मिलकर एक काम को इतने दिनों में पूरा कर देती हैं, कुछ बच्चे और कुछ व्यक्ति मिलकर इस काम को इतने दिन में पूरा कर लेते हैं, तो वो क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 रुपए अधिक प्राप्त होता, धनराशि क्या होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए दिया जाता है ना,
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि हमारे पास धन कितना है, ठीक है ना। तो धनराशि मान लेंगे, हमारे पास माना कि धनराशि बराबर 100 रुपए, ठीक है। दर हमको दिया गया R%, समय दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है दोस्तों। और हमने माना कि ब्याज हमको कितना मिलेगा, A रुपए, A रुपए ब्याज मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, A रुपए ब्याज मिल रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पर देखिए साधारण ब्याज हमको दिया गया है A रुपए, तो यहां हो जाएगा A बराबर, धनराशि क्या है, प्रिंसिपल जिसको कहा जाता है वो x है, तो x लिख देंगे, इंटू दर क्या है R% और समय 2 वर्ष बटे 100, 2 एकम 2 और 2 ये 50 बार में काट देगा। तो A बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर आया XR बटे 50, ठीक है दोस्तों। अब यहां देखिए कह रहा है अगले लाइन में कह रहा है कि यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 रुपए अधिक प्राप्त होते। अभी तो A रुपए है साधारण, अभी तो A रुपए है, तो 300 रुपए और अधिक प्राप्त होते ब्याज में। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जब A रुपए अधिक प्राप्त होते इसका मतलब A अभी है, तो 300 रुपए और अधिक प्राप्त हो जाते, तो A प्लस 300 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। देखिए अभी तो A रुपए प्राप्त हो रहा है, लेकिन अगर 3% दर बढ़ा दिया जाता तो 300 रुपए बढ़ जाते। इसका मतलब क्या है, ए में 300 और जुड़ जाता, दर में 300 और जुड़ जाता, ब्याज में 300 और जुड़ जाता। तो ब्याज कितना है अपना, ए है, तो ए में 300 और जोड़ दिया। अब जब ए में 300 जोड़ दिया तो आर में भी हमको 3% बढ़ाना पड़ेगा, रेट भी 3% बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 3% रेट बढ़ाया गया तो 300 रुपए बढ़ गए, तो 300 रुपए हमने बढ़ा दिया, अब रेट भी बढ़ा देंगे। तो अपना मूलधन कितना है, x रुपए है, समय 2 वर्ष और रेट दर क्या है R। अब R में क्या करेंगे हम लोग, 3 और जोड़ देंगे, ठीक है ना, बटे 100, 3% बढ़ रहा है तो 3% जोड़ दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से 2x गुणे R+3/100 हो जाएगा। और यहाँ A बराबर क्या है, XR है, तो A का मान रख देंगे XR बटे 50 प्लस 300, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, XR बटे 50 प्लस 300 बराबर 2x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2XR, ठीक है, और प्लस फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि XR बटे 50 प्लस 300 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2XR बटे 100 प्लस 6x बटे 100। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से 2 एकम 2 और ये 50 बार में कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, XR बटे 50 प्लस 6x बटा 100, और यहाँ पर XR बटे 50 प्लस 300 बचा, ये पहले से ही है। अब देखिए XR यहाँ पर प्लस है और XR यहाँ पर भी प्लस है, और ये दोनों सेम है, XR बटे 50 दोनों प्लस प्लस है। अगर दोनों प्लस प्लस है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, कैसे कटेगा। देखिए मैं बता दूं कि ये यहाँ पर है, इसको अगर मैं इस तरफ लेके आऊंगा, बाएं साइड लेके आऊंगा, तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो माइनस प्लस कट जाएगा, ठीक है। तो ये आसान हो जाता है कि अगर यहाँ पर इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है और दोनों तरफ अगर चिन्ह मतलब पॉजिटिव में है तो कट जाता है, ठीक है। यहीं पे अगर ये निगेटिव में होता है यहाँ पर, तब नहीं काट पाते, क्योंकि ये निगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव में हो जाता तो नहीं कटता, ठीक है ना।
तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये कट गया तो क्या बचा अपना 300 बराबर 6x/100। अब यहाँ से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 600 सॉरी 300, 100 गुणे 300 बटे x निकाल रहे हैं तो 6 बचा, 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 6 कम 6, 6 पंचे 30, यहाँ आ गया 5। तो x बराबर क्या निकल के आया, यहाँ तो 50 और 2 जीरो और बढ़ा दिया तो टोटल कितना निकल के आया, x बराबर 5000। यही अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अमाउंट निकल के आ गया, धनराशि निकल के आ गई। कितना आ गया, हमने कितना निकाला धनराशि, 5000 रुपये। यही हमको निकालना था। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन था थोड़ा लेवल का था, इसलिए थोड़ा बड़ा है और समय भी लगा, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, इसको इसी तरह से ही करना है। अब ये निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से इसको करते हो, कितना फास्ट करते हो। और आप फास्ट कैसे बनोगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी फास्ट बन पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से आप देख लेना और इस तरह के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6000 व्यवसाय में लगाया। वर्ष के अंत में 610 रुपए कुल लाभ हुआ तो संदीप का कितना लाभ हुआ, मतलब संदीप को कितना मिलेगा, ये हमको बताना है। तो देखिए इसमें सुरेश और संदीप, पहले मैं लिख लेता हूं कि कुल लाभ कितना आया। ठीक है, कुल लाभ हमको दिया गया है, कुल लाभ बराबर 610 रुपए। देखिए जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या कोई बिजनेस, मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं और दोनों दोस्त मिलकर एक बिजनेस चालू किया। आपने कुछ पैसा लगाया, आपने 5000 रुपये लगाया और आपके दोस्त ने 6000 रुपये लगा दिया। लेकिन अब 5 महीने के लिए लगाया, जैसे आपने 5 महीने के लिए लगाया और आपके दोस्त ने 6 महीने के लिए लगाया। और लास्ट में मतलब साल के अंत में ही तो पता चलेगा ना कि किसका कितना प्रॉफिट हुआ, 12 महीने में ही पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर कुल लाभ हमको 610 रुपये हुआ है। सुरेश और संदीप का जो अनुपात दिया गया है ये देख लेते हैं। सुरेश का अनुपात जो है संदीप से, सुरेश और संदीप, ठीक है ना, साझेदार हैं तो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। कैसे, देखिए सुरेश जो है 5 माह के लिए 5000 रुपये लगाता है, तो 5 माह के लिए 5000 रुपये लगाया, तो भाई एक माह में अगर 5000 लगाता है तो 5 महीने में कितना लगाएगा, तो वो तो 5000 से गुणा करना पड़ेगा ना, इसलिए 5 गुणे 5000 कर दिया। तो यहाँ से टोटल निकल जाएगा कि 5 महीने में उसने 25,000 रुपये का इन्वेस्ट किया। ठीक है, अनुपात। उसके बाद देखिए संदीप ने 6 माह के लिए लगाया है 6000 रुपये, तो 6 माह के लिए लगाया 6000 रुपये, तो ये संदीप की टोटल मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया। अब यहां से देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पचे 25 और ये हो जाएगा 36। ठीक है ना, अब ये 25 और 36 दोनों का अनुपात निकल गया। तो यहां से देखिए, यहां से अगर मैं मान लूं कि यहां से इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं, टोटल निकल जाएगा, कितना होगा 6 5 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, टोटल कितना आया 61 रुपए। ऐसे तो आया 61 रुपए का लाभ, लेकिन हकीकत में कितना आ रहा है 610 रुपए का लाभ। इसका मतलब क्या है कि 61 रुपए, ये जो 61 रुपए यहाँ पर आया है ये 610 रुपए के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। भाई देखिए जब हमने दोनों का अनुपात निकाला तो 25 और 36 अनुपात निकला। अब अनुपात का जो जोड़ होता है, ये दोनों मैंने जोड़ दिया, जब प्लस कर दिया दोनों को, तो आया कितना 61 आया, 61 रुपए आया। ऐसे तो 61 आ रहा है जोड़ने पर हमको क्वेश्चन में 610 दिया गया है, तो 61 बराबर होगा 610 के। अगर 61 बराबर होगा 610 के तो हमको संदीप का हिस्सा निकालना है, इसका मतलब 25 का मान निकालना है। ठीक है, यही तो है संदीप, सॉरी ये नहीं है, ये है संदीप। ठीक है, तो देखिए गड़बड़ हो गया ना, ये अपना संदीप नहीं है,
अब ये है संदीप, ये तो संदीप का कितना है 36 है, तो यहां से हम 36 का मान निकालेंगे, क्योंकि टोटल तो इतना आया है, टोटल 61 आया है और यहाँ पर 610 है, तो 61 बराबर हो गया 610 के। हमको संदीप का निकालना है, तो संदीप का मान कितना है 36, तो 36 का मान निकालेंगे। 36 का मान कैसे निकलेगा, 610/61 गुणे 36, यही करना होता है। 61 से 61 कट गया, यहाँ पे आया 10, ठीक है। तो 10 का गुणा जब 36 में करेंगे तो 360 रुपये आ जाएगा संदीप के हिस्से में 360 रुपये। आंसर आ गया अपना, आंसर नंबर डी। अगर ये एक आसान तरीका है समझने का, ठीक है। आपने कैसे पढ़ा होगा कि ये 25 और 36 है, इसको माना कि ये 25x हो गया, ये 36x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 25 और 36x दोनों को जोड़ा तो 61x आ गया। अब 61x बराबर 610 दिया गया है, आप ऐसे ही करते ना इसको कि 61x बराबर 610 दिया गया है, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 610/61, यहां से कट जाता, x का मान 10 आता। अब संदीप का कितना आपने माना है 36x, तो क्या करते हैं आप 36x बराबर क्या करते हैं यहाँ पे 36 गुणे 10 कर देते, तो तब भी तो 360 आता। बात वही है, पर ये सीधा पड़ता है, आसान पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये तरीका अच्छा है और ये भी तरीका है जो आपको समझ में आए, कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 50, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम 300 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, ये हमको बताना है। तो दो संख्या माना ये पहला है और ये दूसरा है, तो पहले और दूसरे संख्या का अनुपात 3:5 दिया गया है और एलसीएम दिया गया है कितना 300, ठीक है दोस्तों। हमको पता है कि जब दो संख्याएं दी रहती हैं तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों का गुणा करके निकालते हैं ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड करते हैं और वो बराबर किसके हो जाता है एलसीएम के, ठीक है, एलसीएम के बराबर हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कैसे होता है। जैसे आपसे कोई कह दे कि भैया 6 और 4 का एलसीएम निकालो, तो 6 और 4 का एलसीएम कैसे निकालते हो, 6 चौके 24, सीधा सीधा कर दिया भैया 24 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये 24 एलसीएम आ गया आपका, कैसे किया आपने, 6 का गुणा 4 में किया तभी तो पता चला ना। तो ऐसे ही यहाँ पर पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 5 है, तो 3 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15, और ये 15 किसके बराबर है 300 एलसीएम है ना 300, तो एलसीएम क्या है 300, तो 15 बराबर 300 हो गया, ठीक है ना। तो 15 बराबर अगर 300 हो गया, तो अगर यहाँ पर मैं मान लूँ कि ये पहला जो ये 3x है और ये 5x है, यहाँ पर x मान लेता हूँ, क्योंकि जब भी अनुपात रहता है तो आपको x मानना पड़ता है। आप x मान लीजिए, काम आपका बन जाएगा। या तो अगर आप x नहीं मान रहे तो ऐसे ही देख लो कि मैंने यहाँ पर दोनों का गुणा किया तो 5 3 15, और ये बराबर किसके होगा 300 के, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो वही एलसीएम के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे, 1 का मान क्या निकलेगा 300/15, 15 दूना 30, इसका मतलब 1 का मान आ गया 20। अगर 1 बराबर 20 है तो हमको छोटी संख्या बतानी है। छोटी संख्या अब देखते हैं कौन सा निकलता है, ठीक है। अगर 1 बराबर 20 है तो 3 बराबर क्या होगा, 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 20 गुणे 3 बराबर 60, और दूसरी संख्या कौन सी है 5, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 20 बराबर 100। तो छोटी संख्या कौन सी निकली 60, तो 60 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और मैं आपसे बता दूं दोस्तों कि रोजाना इसी तरह का वीडियो पाने के लिए और अपनी प्रैक्टिस को फुलफिल करने के लिए, अपने आप को ऊंचे मकाम पे पहुंचाने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। एजुकेशनल डायरी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, जो आपको डेली अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी वीडियो और ग्रुप डी तथा इसके अलावा जितने भी पेपर आते हैं सब में आपके काम आने वाला है। तो आप इसको बिल्कुल मिस मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।